सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। ज़राए दावा कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है, लेकिन हुकूमत ने ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दिए, जिससे हुकूमत को एक माह में 100 अरब रुपये आमदन की तवक्को है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है। खाम तेल की कीमत तकरीबन $71 फ़ी बैरल पर आ गई है। इससे पहले पाकिस्तान में 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली 50 पैसे की कमी की गई थी, जिसके बाद फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से कहते हैं कि पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम करके रिलीफ दिया जाएगा। अब ये देखना है कि ये वादा हकीकत बनेगा या नहीं बनेगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ माहिर इकॉनमी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब। आपको भी वेलकम कहेंगे फ़ारूक साहब। आपसे आगाज़ करती हूँ। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस कम हुई, ऑल्दो आज हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, वो एक यमन वाले जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसको देखते हुए। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस कम ना होने की रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए जनवरी में $80 का बैरल चल रहा था आलमी मंडी में, और फिर कहीं $70 से नीचे चला गया। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 30 रुपये फ़ी लीटर पिछले 2 से 3 महीनों में आलमी मंडी में 30 रुपये फ़ी लीटर कमी आई। अब हमारे यहाँ हुकूमत ने बरकरार रखा है रेट, और आप ये कह रही हैं कि 10 रुपये इजाफी पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगा दिया गया है। देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत के अखराजात और हुकूमत के नुकसानात वो इतने तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं कि जितना भी टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए, जिस सोर्स से भी इकट्ठा कर लिया जाए, वो पूरे होते नज़र नहीं आते। और मसला ये है, बुनियादी मसला जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान हर किस्म का काम करती है। वो एयरलाइन की टिकटें बेच रही है, उसमें तकरीबन 830 अरब का नुकसान कर दिया है। वो बिजली पूरे मुल्क में जो बनती है वो पहले ख़रीदती है, फिर उस बिजली को बेचती है, और इस खरीदो फरोख्त में तकरीबन 500-600 अरब का सालाना नुकसान कर देती है जी। फिर गंदम खरीदने जाती है, वो एक इदारा बना रखा है पैस्को का, उसमें स्टोर करती है, वहाँ वो गंदम चूहे खा जाते हैं, उसमें तकरीबन 900 अरब का नुकसान कर दिया है। इसी तरह गैस की कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है, वो दोनों तकरीबन 400 से 500 अरब का नुकसान करती हैं। फिर पीटीवी चल रहा है, रेडियो पाकिस्तान है, वो तकरीबन 80 अरब का नुकसान कर चुके हैं। अब ये सारे नुकसानात पूरे तो आपने और मैंने अपने टैक्सेस से करने हैं, और तो कोई सोर्स है नहीं। तो फिर वो जो 10 रुपये लेवी आप बता रही हैं वो लगाना पड़ती है कि हुकूमत के नुकसानात किस तरह पूरे करने। अब हुकूमत इस्लाहात के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जब तैयार नहीं है तो फिर इसी किस्म के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, जब ये वाले मामला है तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि इसमें जो कंपनसेशन की जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस लोअर करके की जाएगी? आपको इस बात पे यकीन है जो वज़ीर आज़म साहब ये क्लेम कर रहे हैं? पहले तो आमना मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई कि जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कि प्राइम मिनिस्टर को गलत गाइड किया गया है। मतलब पेट्रोलियम मसनूआत पे कमी बेशी कुछ और चीज़ है। ये पाकिस्तान की 70 साल की 76 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोलियम प्राइसेस का जो आप देख रहे हैं 2020 की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं आज वहाँ पे बैनुल-अक़वामी प्राइसेस आ चुकी हैं, बजाय हमारे यहाँ कम होने के जो है ना उन्होंने उसको स्टैटिक रखा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि ये गलत तौर पे गाइड किया गया है। असल मसला वो जिस तरफ तवज्जो दी है डॉक्टर सलीम साहब ने, फ़ारूक सलीम साहब ने, वो है अब ना देखिए हुकूमत का साइज़ जो है ना बजाय कम होने के एक्सपैंड कर दिया कैबिनेट का जी। आप देख लें दुगना हो गया, 53 हो गए। उसके बाद पार्लियामेंटेरियन की आपको पता है कि तनख्वाहों में 800% इजाफा हो चुका है, जजेस की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। अब होना ही चाहिए था कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना ये मार्जिन बढ़ा के जो इनडायरेक्ट आप लोगों को बोझ बढ़ेगी। अभी आप देख लें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन है उसको भी बढ़ाया हुआ है, डीलर्स का और पेट्रोलियम डीलर का मार्जिन पहले भी बढ़ा हुआ है। तो बात यह कि ये रिलीफ जो इस वक्त हमें मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? उसकी वजह यही है कि अब लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी अगले चंद अरसे के बाद ये कीमतें इंटरनेशनल सतह पे बढ़ना शुरू हो जाएंगी,
कोई ना कोई वजूहत जो है ना वो आ जाएगी सामने। उस वक्त फिर क्या करेंगे? तो ये जो रिलीफ उस वक्त प्राइसेस को टका के बढ़ा दी जाएंगी हमारी। तो इस वक्त जो अब करने 270 रुपये जो कहा जा रहा है कि जी इस वक्त हैं प्राइसेस, ये नहीं रहेंगी डॉलर की, और ये अपना इसकी पेट्रोल की पर इसकी गैलन की इसको बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये कि आपने इसको स्टैटिक रखने का नुकसान क्या है? जो आप देख लें ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना अगर स्टैटिक भी रखी जाएँ तो उसका भी एक जवाब बना लिया जाता है कि जी देखें पेट्रोलियम प्राइसेस तो कम नहीं हुई, लिहाजा हर कोई जो है ना अपनी कीमतें बढ़ाने की बात करेगा, सब्ज़ी वाला भी बढ़ाने की बात करेगा। असल मसला आमना ये है कि IMF के साथ मामला तय नहीं हुए, ये बात माननी पड़ेगी। आप देखें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो 14 मार्च को कहा जाता है कि ये हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब ये है कि जी अब वो कहा जा रहा है इस महीने के आखिर में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये वायदे होने की वजह है। थोड़ी सी छूट उन्होंने हमें दी है कि जो आप देख लें पहले 7 माह का जो 600 अरब रुपये का ये था रेवेन्यू शॉर्टफॉल, उसको कम करके और उसको आपने देखा ओवरऑल 13 ट्रिलियन का जो तकरीबन 13 ट्रिलियन का जो हमारा रेवेन्यू है उसमें 600 अरब की कमी कर दी है। वहाँ एक जिसको कहते हैं रिलीफ दे दिया जो कभी नहीं दिया जाता, एक अरसे से पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे जिसको कहते हैं वेवर दिया उन्होंने। लेकिन बहुत सारी वजूहत अभी भी हैं जिसकी वजह से वो मायदा अभी नहीं हुआ, जिसमें पावर सेक्टर के मामलात हैं और ये साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो बढ़ गया इस पर मामलात हो जाएगा। फारूक साहब जाने चलती मैं चले फारूक साहब, आप कैसे देख रहे हैं अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से जो बातें की जा रही हैं IMF के प्रोग्राम से अलाइन करते हुए या उनकी शराइत को देखते हुए, हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो कहा जा रहा था कि जी ठीक ठाक रिलीफ मिलेगा अप्रैल तक, आप एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक तो हम बार बार हर जगह IMF को ले आते हैं और IMF का जो चार्टर है, IMF का जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये IMF की जिम्मेदारी है कि किसी मुल्क की मईशत को सीधी सिमत में चलाना या पटरी पे चलाना। ये मुल्क के अपनी जो सियासी क़यादत है, जो माशी क़यादत है, ये उसकी जिम्मेदारी है। पिछले 80 साल में जो तारीख है IMF की, उसमें तो उनके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं। यानी कि इस चीज़ की तवक्को कर लें कि हम IMF के पैकेज में चले जाएंगे और फिर आप सोचिए कि बड़ा मज़ा आएगा और फिर मुल्क की मईशत जो है वो सीधी सिमत में निकल जाएगी। अब 25वां प्रोग्राम है, 1950 से हम लोग मेंबर हैं IMF के, तो 24 प्रोग्राम जो हमने भुगते हैं उसका तो नतीजा आपके सामने है। अब दोबारा से अगर हम ये तवक्को लगा के बैठ जाएं कि 25वां प्रोग्राम आया है और हम IMF के प्रोग्राम में रह के हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी, तो वो मुझे याद है कि आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और तवक्को इस चीज़ की करें कि कोई नतीजा फ़र्क निकलेगा, तो फिर वो ये कहता था कि ये डेफिनेशन है इंसैनिटी की, बेवकूफ़ी की। तो ये तो तवक्को रखना कि IMF ने हमें कुछ दे देना है, ये 80 साल में तो हुआ नहीं। अब अगर फ्यूचर में हो जाए तो आप समझे कि एक मौजज़ा ही होगा। देखिए IMF ये तो डॉक्टर साहब करता है ना, जब आप IMF के प्रोग्राम में, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जब आपके प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपको बांध देते हैं। अभी आप देखने कितनी शर्मनाक बात है, अगर उसी को ले लें, प्राइम मिनिस्टर हो, बाकी लोगों के जी वो तो IMF से पूछने के बाद ही हम जो है ना वो पेट्रोलियम पे रिलीफ दे सकते हैं या फॉर दैट मैटर बिजली की कीमतें कम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम जकड़ गए हैं उसमें, क्या करें। अब ये कि डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट शुरू में हुआ था। अब सवाल ये है कि सारा का सारा डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि इस वक्त जो हम तकिया किए बैठे हैं इसी प्रोग्राम में, अभी 26वां प्रोग्राम भी आने वाला है, बाई वो भी बात हो रही है। अभी क्लाइमेट चेंज के लिए $1 बिलियन की अलहदा दरख्वास्त की गई है। ये 7 बिलियन के प्रोग्राम में जो 1 बिलियन की अगली हमें वो किस्त मिलनी है। तो मसला हमारा ये है कि कदम कदम पे आप देख लें, 3 महीने के बाद जब रिव्यू के लिए आते हैं वो क्या कहते हैं कि जी आपने ये जो आपने जो दूर नहीं किए, नतीजतन आप लिहाजा आप एलिजिबल नहीं है हमारी फंडिंग के। तो ज़ाहिर है हमें तो इस बुरे तरीके से जकड़ दिया गया है, तो हम तो हर बात में डॉक्टर साहब उन्हीं से कहेंगे, उन्हीं से पूछ के करेंगे। काश ऐसा ना होता, आइडियली तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। जी डॉक्टर साहब, देखिए एहतशाम साहब, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी, बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसीज, हमारी अपनी गलतियाँ, उसके नतीजे में हम भागते हैं IMF के पास। और ये जान लीजिए कि IMF जो है वो एक बीमार मईशत को जो कि इमरजेंसी वार्ड में पड़ी हो, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर देता है, बस इतना ही। अब वो जब ऑक्सीजन का सिलेंडर में ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है तो हम वापस भागते हैं। अब ये तवक्को कर लेना कि वो बीमार मईशत जो इमरजेंसी में पड़ी है
उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है और वो चंद दिनों में तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगी और फिर वो दौड़ लगाने लगेगी और फिर वो 100 मीटर की दौड़ लगाएगी और फिर मैराथन दौड़ें लगाएगी, तो ये तवक्को ना रखें कि ऐसा होने वाला है कि IMF जो है उसके प्रोग्राम में जाने के बाद, जिस स्टाफ एग्रीमेंट होने के बाद हमारी मईशत जो है वो मैराथन की दौड़ें जो है वो दौड़ने लगेगी। सलीम साहब ने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया अदा करूंगी। हम स्टोरी की जानिब चलते हैं। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया गया है। इस मामले पर होने वाला इजलास, उसके हवाले से अंदरूनी कहानी जो सामने आई है, उसके मुताबिक गवर्नर पंजाब के चंद मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी को तरक्याती फंड्स, आइनी ओहदे और डेवलपमेंट कमेटियों में शराकत मिलेगी। राजा परवेज अशरफ के हल्के में यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देने का फैसला भी हो गया है। ज़ेली कमेटी बना दी गई है जो हर हफ्ते पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। अगली मीटिंग 12 अप्रैल को होगी। नून लीग ने PP को वजारतों की पेशकश भी कर दी है। दूसरी जानिब PP की शाजिया मरी का ये कहना है कि अगर हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम रही तो उनकी पार्टी बजट के बॉयकॉट के साथ संजीदा कदम भी उठा सकती है। ये संजीदा कदम क्या होगा, इसी पर बात करते हैं। एहतशाम साहब का तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, ये टोन हम देख रहे हैं दिन ब दिन सख्त भी हो रही है। मीटिंग्स भी हुई, बिलावल भुट्टो साहब की भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अच्छी मीटिंग रही जो हमने खबरें सुनी इस हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जिसमें खफकी का इजहार किया जाता है। तो बेसिकली असल मामला है क्या? पीपल्स पार्टी का मसला क्या है अभी चल रहा है इनके साथ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा और असल मसला जो था ना सारे, वो था ये फ़ंड्स की बात थी कि जितने फ़ंड्स वो कहते हैं कि जी आप अपनी पार्टी के लोगों को देते हैं, यानी PMLN के, वो आप पीपल्स पार्टी को उतने फ़ंड नहीं देते या बढ़ा के दिया जाए। तो असल बात इस पे थी जो हुकूमत ने एग्री कर लिया कि जी आपको ये शिकायत अपनी रहेगी, फ़ंड्स आपको पूरे मिलेंगे। जिन बातों पे एग्रीमेंट नहीं हुआ ना हमना, वो ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे थे ना पंजाब में, उस पर मेरी तला ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि जी हमारे पास तो पहले ही लिमिटेड स्पेस है, तो हम आपको कैसे स्पेस दे दें। उनका बार बार कहना है कि जी ये जो आप हमारा जनूबी पंजाब है जिसके 3 डिवीज़न है और 11 ज़िला है, उनमें हमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, उन्होंने कहा जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र इस तरह नहीं हो सकती, हमें अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना है। आपको अगर इलेक्शन नज़र आ रहा है आइंदा का, तो हमें भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात जो है ना वो उनकी नहीं मानेगी। हाँ, एक बात पे जो कहा जा रहा था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए आमना मुश्किलात हो रही थी, वो ये था कि ये चोलिस्तान का जो सरजब्स कराना इलाका, जिसके लिए कहा जा रहा है 50 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको शादाब करना है, उस हवाले से जो बातें हो रही थी कि जी दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग मेरी तला ये है कि वो अब रुक गया मामला, और वो दरियाए चनाब से पंजाब से नहर निकाली जाएगी एग्जैक्टली सुलेमान की हेड वर्क से, और ये महफूज शहीद के नाम की होगी। और जो एक कहा जाता है कि जो एक पानी जितना ज़रूरत होगा वो बड़ी हद तक मिल जाएगा। दूसरा एक बात पे पीपल्स पार्टी जो भागी है, जो वो ये है कि जिसको उनको टफ टाइम दिया गया कि जी आप इस तरह करते हैं कि जी 1990 का वक्त रिकॉर्ड उस पर अमल नहीं हो रहा 91 का, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप आएँ, इस पर टेलीमेट्रिंग हम एक सिस्टम लगा देते हैं कि कितना पानी किस सूबे को मिला है। इस पे वो कहा जाता है कि ये नहीं आए, क्योंकि उसकी वजह है कि ये पता चल जाएगा और ये इल्ज़ाम साबित नहीं होगा कि जी हमारा पानी छीना जा रहा है या हमें कम दिया जा रहा है। वैसे ही तो 30% पानी ना होने की वजह से सारे सूबों को कम किया जा रहा है। तो उस हवाले से तो वो कहा जा रहा है कि वो जिसको कहते हैं चुप कर गए। हाँ, एक बात ही है कि दिखाने के लिए कुछ और है। मेरी तला ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पर नवीद कंवर साहब को और शाजिया मरी साहब को कहा है कि आप दबा के रखें, और ये अपने बजट के मामले में को बहुत सारी चीज़ें मजीद कोई मसला आता है फिर इवेंचुअली 11th आवर पे पीपल्स पार्टी मान भी जाती है। देखिए हमने एक बात जो और बड़ी बात है ना, एक और बड़ी बात जिस पे पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया गया, वो कहते थे कि जी ये डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट बजट के बारे में आप हमें एतमाद में लेते। पहले तो ये था कि वो सिंध की हद तक तो एतमाद में लिया जाता था, अब वो कहते हैं कि नहीं जी पूरे मुल्क की हद तक, चारों सूबों की हद तक हमें एतमाद में ले। इस पर कहा जाता है कि जी ये बाकायदा तौर पर इन्होंने इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा जो परवेज अशरफ हैं जो उनकी मीटिंग में मेन बंदे गए थे, कि जी आपको ये यकीनदानी कराते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और ये हो नहीं सकता। आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी भी सूरत में यहाँ से निकल के नहीं जा सकते, ये तादी रहेंगे, कोलेशन में रहेंगे, मज़ीद फ़ायदे लेते रहेंगे, लेकिन ये कि उन्हें अब पता है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि छोड़ के किधर जाएंगे। अब जब नए इलेक्शन की बात होगी तो देखने वाली बात है। फजल रहमान साहब, जी हाँ, फजल रहमान साहब ईद के बाद कितनी तहरीक चलाते हैं, कितना किसके लिए टफ टाइम देते हैं। उनके बारे में सागदार साहब कह रहे हैं, ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कोई खतरे की बात नहीं, अपने बंदे हैं फजल रहमान साहब।
देखें, फजल रहमान साहब के बारे में एक बात तो सारे ही कह रहे हैं, वैसे तो वो बहुत सारी स्टेटमेंट उनके देते हैं जिससे एक दफ़ा हुकूमत डर जाती है, लेकिन वो ये इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात कह दी है कि जी ठीक है, हमें तो फ़ायदा नहीं होगा, ये पीटीआई की तहरीक कामयाब हो जाती है, मुझे अगर वो सरबराह भी बना जाते हैं इस नए अलाइंस का, ग्रैंड अलाइंस का, तो हमें क्या फ़ायदा तो पीटीआई को होगा, लिहाजा उस तरफ नहीं जा रहे। दूसरी वो कहा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर वो क्लैरिफिकेशन जो बानी पीटीआई से मांगी है वो जवाब मौलाना को नहीं मिल रहा। और कामरान मुस्तफा साहब इस हवाले से बड़ी खुल के बातें करते हैं और इसी तरह से गफूर हैदरी ने भी बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये हो नहीं सकता कि वो इतनी आसानी के साथ मामला उधर जाने वाला होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी और PMLN लगता है यही कि जब तक नए इलेक्शन होते ये एक इत्तेहाद में रहेंगी, थोड़ी बहुत कंसेशन सबको दी जाएंगी, लेकिन इत्तेहाद इनका रहेगा। चलें, वी टेक अ ब्रेक के बाद एक और टॉपिक उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि अगर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मतलूबा इस्लाहात 60 दिन में ना की गई तो सफरी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। लेकिन इस तजवीज़ के लीक होने वाले मुसवदे से पता चलता है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, जिन्हें मुकम्मल अमरीकी सफरी पाबंदियों का सामना होगा। सिफारती ज़राए इसका सहरा इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की तजदीद को देते हैं, जिसका एतराफ़ सदर ट्रंप ने खुद किया। इसी हवाले से साबिक सफ़ीर हुसैन हकानी का भी कहना है कि पाकिस्तानियों पर मुकम्मल सफरी पाबंदियों का ख़तरा टल गया है और अब सिर्फ वीज़ा पॉलिसी सख्त की जा रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसे अमेरिका का सियासी फ़ैसला करार देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरा दिया है कि अगर पाबंदियाँ लगीं तो पाकिस्तान भी अमरीकी शहरियों पर जवाबी इक़दाम करे। ये पाबंदियाँ क्या हैं और इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि हाई बनी, हम इत्तेशामुल हक साहब के साथ तज्जिया लेंगे। हमाद रुहेला ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हमाद। आपकी जानिब सबसे पहले आ रही हूँ। सबसे पहले तो ये इन पाबंदियों की वजह आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि भारत में आज देख रही थी कि उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ से अब सबसे ज़्यादा इल्लीगली लोग ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका की जानिब, तो उनका इस मुजवज़ा लिस्ट में नाम नहीं है भारत का और पाकिस्तान का नाम आना आप रीज़न क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस रीज़न को मैं आपको एक मकूला बताता हूँ, किताब में मैंने पढ़ा था, उसको लिखा हुआ था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। पहले भी हम देखते हैं कि जब भी किसी सियासी हुकूमत के बारे में कोई तज्जिया करने लगते हैं, पॉलिसी देख लगते हैं, तो ये जुमला अक्सर मेरे ज़हन में आ जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर हुकूमतें अपनी गलतियों से सीखती नहीं हैं, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखती और दूसरों की गई गलतियों से भी नहीं सीखती, बल्कि गलतियां दोहराती रहती हैं। ट्रंप इससे पहले भी ऐसा एक बैन लगा चुके हैं, 2017 में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया था, जिसको मुस्लिम बैन कहा गया था। उस पर भी बहुत शोर मचाया गया था, कहा गया था कि ये एक ट्रेजेडी है, नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी है मुसलमानों के अगेंस्ट, इसको खत्म किया जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि दोबारा वैसे ही बैन की बात की जा रही है, बल्कि इस बार तो इसका स्कोप ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो पहले बैन को अगर हमने ट्रेजेडी कहा था तो हम मजबूर हो जाते हैं ये कहने में कि ये दूसरा बैन अगर लग जाता है तो ये एक फार्स होगा, एक भोंडा मजाक होगा, जो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे और ममालिक के साथ भी किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पुरानी ही एक पॉलिसी है, उसी को नए लिबास में पेश किया जा रहा है, जिसके निशाने पे इस बार 41 ममालिक हैं, 3 कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया गया है। पहले तो मैं अगर आपके सुनने वालों को बताता चलूं, सबसे पहली कैटेगरी वो है जिनको कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है, उनको बिल्कुल ही इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी भी सूरत में वीजा नहीं दिया जाएगा। सेकंड कैटेगरी वो है जहां पे कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं, कुछ कैटेगरीज को इजाजत दी गई है कि उनमें वीजा दे दिया जाएगा, बाकियों में नहीं दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी में हम आते हैं, जिनको 60 दिन दिए गए हैं कि अपने इंटरनल प्रोटोकॉल्स को बेहतर कर लें, वरना आपको भी बैन की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब क्या ये बैन लगाया जा सकता है, कानूनी जवाब इसका क्या है, क्या सदर साहब के पास इतने इख्तियारात हैं या नहीं, इसको सामने रखने के लिए, अब समझाने के लिए आप लोगों को मैं 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो कानूनी असूल के होना क्या चाहिए, और दूसरी बातें ये बताऊंगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहला कानूनी असूल, कानून की रूह हमें ये बताती रही है, हम स्टूडेंट के पढ़ते रहे हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। यानी कि कोई भी हुकूमती फैसला, चाहे उसको कानूनी कवर हासिल ही क्यों ना हो, अगर आम आदमी की नजर में वो डिस्क्रिमिनेटरी है तो वो काबिल कबूल नहीं है, उसको बेहतर होना चाहिए। ये तो आइडियल बात हो गई। अब करंट सिचुएशन के लिए मैं आपको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बता देता हूं, जिसके बारे में बात की जाती है। 14th अमेंडमेंट में कहा जाता है कि हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल होगी, लेकिन यहां ये समझने की जरूरत है कि ये इक्वल प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको यूएसए की सरजमीन पे मौजूद होना चाहिए। अगर आप यूएसए की सरजमीन पे मौजूद नहीं है और किसी और मुल्क के शहरी हैं, तो ये 14th अमेंडमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपके ऊपर वहां का आइन ही लागू नहीं होता। आपके ऊपर वहां का आइन लागू हो या ना हो, उस हुकूमत के ऊपर तो है। उस हुकूमत के हर फैसले को देखा जाएगा कि क्या वो प्रॉपर तरीके से किया गया है या नहीं किया गया।
इस सिलसिले में 5th अमेंडमेंट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस की क्लॉज रखी गई है। जी बिल्कुल, मैं कोई चीज बता रहा हूं, इसमें ड्यू प्रोसेस की क्लॉज रखी गई है। कहा गया है कि जो मुख्तलिफ तरीका कानून में किया गया है उसी तरीके से फैसला किया जाना चाहिए। लेकिन जब इमिग्रेशन के मामला आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामला आते हैं, तो हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि अदालतें आंखें बंद कर लेती हैं और हुकूमत के फैसलों को तरजीह देती हैं। अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जरूर कहा जा रहा है कि ये भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ऐसे बैन्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं, जितने इंटरनेशनल लॉज हैं, ये एक कोड तो है, एक एथिकल स्टैंडर्ड तो है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। आखिरी बात मैं करता जाऊंगा कि जो फैसला 2017 में जब बैन का किया गया था उसको भी लीगली चैलेंज किया गया था। उसका एक बहुत मशहूर केस है ट्रंप वर्सेस हवाई। उसमें लोअर जुडिशरी ने तो इनिशियली इस बैन को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहां पर रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है, रिपब्लिकन जजेस की मेजॉरिटी है, उसने इस चीज को बहाल कर दिया था और बड़ा क्लियरली कहा था कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 212 के तहत सदर को ये हक हासिल है कि वो ऐसे फैसले कर सकते हैं। इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड है उसमें यही लगता है कि अदालतें शायद दूसरी तरफ ही देखेंगी, इसको चैलेंज नहीं, ये मैं मलिहा लोधी साहिबा को सुन रही थी। एहतशाम साहब वो कह रही हैं कि सफरी पाबंदियां नहीं होंगी, वीज़ा मिलने में दुश्वारी होगी। अब आप और हम जैसे लोग, एक तो ये कि यूएस ट्रैवल कर सकेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, आपके नॉलेज में क्या है, दूसरा डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो मशवरा है वो आपको लगता है कि वो ठीक है, दुरुस्त है? हमरा देखिए, इस हवाले से मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट कहें, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बेहतर है, वो है हुसैन हक्कानी साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर है, कि जी पाकिस्तान पे इस तरह पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। देखिए, एक तो सीधी सी बात आमना इस हवाले से है कि जो सेकंड कैटेगरी रखी गई है ऑरेंज वाली जिसमें 26 ममालिक हैं, रशिया है, बेलारूस है, तुर्कमेनिस्तान है, म्यांमार है, कुछ और मालिक भी हैं। अब उसमें जो कहा जा रहा है ना, वो कहते हैं कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, वो कहते हैं उसके लिए पाबंदियाँ नहीं होंगी। मसलन उसमें क्या क्या है कि जी आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या आपको वहाँ से जॉब की ऑफ़र आए तो वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाए कि जी हम इनको बुला रहे हैं कोई कंपनी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब तक तो यही हो रहा है। आज जाके कह रहे हैं कि सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि वो जो वीज़े के असूल में पहले जिस तरीके से आपको, मेरा तो अपना ख्याल है कि जो एक से ज़्यादा दफ़ा होके आ चुके हैं अमेरिका से, उन पे शायद इतनी पाबंदी नहीं होगी। नए लोगों पे इंटरव्यू का तरीक़ाकार ज़रा सख्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है, अगले दिन ही कुछ लोगों से बात हो रही थी, सफारती लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे भी ये बातें इस तरह की होती रहीं, तो वो कहा जा रहा है कि इस तरह नहीं होगा। अभी देखें ना, अभी जिस तरह माद भी हवाला दे रहे हैं हिंदुस्तान का, और आपने भी बात की थी, अभी देखें FATF में तो बड़ा वाज़े तौर पे है, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने हिंदुस्तान को रखा हुआ है, लेकिन उन पे उस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाती जिस तरह हम पे लगाई जाती। तो हमारे लिए मसला ये है कि जी हम इस तरह हाउ द हेल वी कैन गेट अवे विद इट। तो आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि काउंटर टेररिज्म का स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अमेरिका को, पाकिस्तान को शायद अब ज़रूरत है। ये खुरासान आईसिस जो उनकी जड़ों में कहते हैं बैठना चलना शुरू हो गया है, तो वो कल उनके लिए मुसीबतें डालेगा जो इस वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं अपना अफ़गानिस्तान में लोग। अलकायदा के लोगों को तो कहा जा रहा है कि दे हैव बीन वॉन ओवर बाय द अमेरिकन, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, तो वो उसको देखने के लिए एक वो अपने थ्रू आउट कंपेन में भी कहते रहे दहशतगर्दी के हवाले से और मनशियात के हवाले से बड़ा जो उनका स्टैंड था, वो इस पे अमल करेंगे। असल बात है हमना कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है। सो मच एहतशाम साहब, हमाद रुहेला साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट पे बात करने के लिए। एक ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसका निशाना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार बन रहे हैं। इसी तनाजुर में जनूबी वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान को मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत दहशतगर्दों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आइंदा दिनों में कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। तजावीज़ की रोशनी में फैसला कुन ऑपरेशन का ऐलान हो सकता है। किसी ग्रुप से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इसका फ़ैसला स्टेक होल्डर्स को उनकी मुशावरत से किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब BLA और कलअदम TTP की सरगर्मियाँ संगीन सिक्योरिटी ख़तरात का पता देती हैं, नाज़रीन हम देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अमन का जवाब दुश्मनी और धोखे से दिया, और ये कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। BLA की भारतीय फंडिंग कोई राज नहीं। ऐसे में भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना तवज्जो हटाने की कोशिश है या कोई और गहरी चाल है? मुख्तलिफ मामलात पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ एंगल्स पर बात करते हैं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब बहुत शुक्रिया।
एक तो एक ऐसे वक्त में मोदी साहब का स्टेटमेंट आया है जब पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस वाले हमले के बाद अब ये फैसला कर चुका है कि इंटरनेशनली भारत के मुलव्वस होने, जो कि हमने देखा था DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी शवाहिद की बात की गई थी, और अफगान सोयल के इस्तेमाल, इन दोनों मामला को उठाया जाएगा, वहाँ पर रेस किया जाएंगे इंटरनेशनली। फिर ये वाला उनका स्टेटमेंट आना किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले मैं चाहूँगी इस पर कॉमेंट कर दें आप। देखिए हम ना, मेरे ख्याल में कुलभूषण यादव से लेके अब तक जो हालात हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी जारी है, कबायली इलाकों के अंदर दरअंदाजी जारी है, और जिन ग्रुपों को सपोर्ट मिल रही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि भारत हर एक ऐसे दहशतगर्दी के कार्रवाई में मुलव्वस है और सपोर्ट कर रहा है जो कि पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर हो रही है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की स्टेटमेंट सिर्फ एक लिप सर्विस है। बदकिस्मती की बात है जब तमाम दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, यूनाइटेड नेशन, UK, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, और कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस के इस मामले को। मैंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान की जानिब से इस दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत की हो, या हो सकता है की भी हो, हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी साहब का ये इंटरव्यू जो है वो आया है, जिसमें वो पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहरा है, मेरे ख्याल में एक काउंटर स्ट्रेटजी है इस वक्त, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर और बहुत सारे ऐसे मामलात के अंदर हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो साबित हो रही है। और पाकिस्तान जल्द मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक करारदाद भी लाएगा जिसमें भारत के मुलव्वस होने के सबूत और दूसरे मामलात पेश किए जाएंगे, बल्कि हिंदुस्तान की जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसके हवाले से भी करारदाद जो है वो जल्द लाई जा रही है, ये मेरे जराए कह रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान में जो भी मामला चल रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस के बाद भी जो अभी हमले हुए हमारे सामने हैं, वो भी पाकिस्तान के जो हालिया इक़दाम या वो जो प्लान में है वो आप काफ़ी समझते हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए। और APC के हवाले से बात तो की गई उस दिन, उसके बाद से अब तक हम खामोशी देख रहे हैं। दूसरा नेशनल डायलॉग ये होता हुआ देख रहे हैं आप? आमना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इकॉनमी से भी ज्यादा अहम वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जिस तरीके से दहशतगर्दों ने रीअलाइनमेंट की है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर शबबंदी की गई है, और आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 24 घंटे के दौरान 12-13 हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बंदोबस्ती इलाकों में हुए और बाकायदा पुलिस स्टेशन पर जो है हमले किए गए हैं। नोशकी का वाक़या आपके सामने है, तो ये बिल्कुल वाज़े करता है कि इस वक्त एक कौमी जो है वो यकजहती की ज़रूरत है और इंक्लूसिव एक ऐसे पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हों। जहाँ तक APC की बात है, अगर APC होती है या APC नहीं होती, मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए इस वक्त डिसाइसिव एक्शन होना है। और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जैसे कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्लान कर रही हैं, मेरे ख्याल में हम रिविजिट कर रहे हैं अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को। और इस रिविजिट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या टारगेटेड जो है वो ऑपरेशंस हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अलबदर के नाम से ये जो नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा नेशनल एक्शन प्लान के कंटिन्यूएशन में, हम ये कह सकते हैं ये नेशनल एक्शन प्लान 2 होगा, और जिसमें मेरे ख्याल में हमारे पास एपेक्स कमेटी है, हमारे पास APC है, आपके पास तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना है, पार्लियामेंट है, और ये तमाम इंडोर्स करेंगे इसको। सबसे अहम होगा पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए, यहाँ पे एयर सर्वेलेंस ज्यादा किया जाएगा, इफेक्टिवली अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा, जो बात की जा रही है कि जो सरगना है इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के, BLA है, BRA है, BRI है, इसके साथ साथ आपके फिताल खवारिज, जो 20 ऐसी तंजीमें जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जिनके खिलाफ हुकूमत अफगानिस्तान एक्शन नहीं ले रही, उनकी सरकर्दा लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। तीसरा जो अहम नुकता है वो है, पाकिस्तान ने इस दफा बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर तो कार्रवाइयाँ होंगी, अब पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड अफगानिस्तान के अंदर भी उन दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट करेगा जो कि पाकिस्तान की सालमियत को थ्रेट करे। तो बड़ा डिसीजन होगा मेरे ख्याल में, और शायद दुनिया हमारे साथ है। अगली स्ट्रेटेजी का एक आम हिस्सा है कि जो मकामी लोग हैं, मकामी कबाइल हैं, जो आम लोग हैं, अवाम है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा जब भी इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़े पावरफुल इनिशिएटिव है पाकिस्तानी स्टेट की जानिब से। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे जो अहम पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जंग अब होगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 के अंदर आप देखें, ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी भी इससे जुड़ी है। जब आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं तो वो फिर सबसे बड़ा कंसर्न जो हम देख रहे थे पिछले दिनों चाइना की जानिब से भी किया जा रहा था, वो सिक्योरिटी के मामला थे। तो आने वाले दिनों में आप रीजनल पावर्स का क्या रोल देख रहे हैं इसमें, खास तौर पे रशिया और चाइना का,
वो दहशतगर्दी में जो खात्मे में पाकिस्तान का किस हद तक ताउन कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज तमाम मुल्कों की जानिब से अफगानिस्तान को चला गया है और इन दहशतगर्द ग्रुपों को भी अंदाजा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उन पर जल्द तंग होने वाली है। और दूसरा जो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंक्रीज की बड़ी वजह है कि अब सर्दी खत्म हुई और ये स्प्रिंग के अंदर ये दहशतगर्द तंजीमें अपना वजूद साबित करने के लिए इन हमलों को तेज कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ, देखिए, रीजनल पावर्स ने एक मेरे ख्याल में मैसेज दे दिया और पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो रीजनल पावर्स और इंटरनेशनल तमाम के तमाम पावर्स को इकट्ठा करके अफगानिस्तान के मसले के ऊपर फोकस रखे और साथ साथ जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल होगी इंशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। थैंक यू सो मच दायर शाह शराजी साहब, बड़ा हम तजिया किया। अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और यमनी हौसियों से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया है। अमरीका का दावा है कि उसने इतवार के रोज़ हौसियों के 11 ड्रोन मार गिराए, जबकि एक मिसाइल समंदर में जा गिरा, जो अमरीका के लिए बड़ा ख़तरा साबित नहीं हुआ। यमन बमबारी से 31 अफराद हलाक वहाँ पर हो चुके हैं और इस सूरत हाल ने खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों की हिमायत पर ईरान को खुली धमकी दी है, जबकि ईरान ने अमरीका की वार्निंग को मुस्तरद करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, जिससे ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता दिखाई देता है। UN की अपील पर और सिफारती कोशिशें क्या कशीदगी कम कर पाएंगी, इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर आई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, ये जो यमन में इस वक्त हालात बने हुए हैं, इसका तजिया किस तरह से करेंगी? ट्रंप का ये कदम है किस लिए, और साथ ही साथ जो ईरान को दिया गया सख्त पैगाम है, ये अब किस इशारा कर रहा है? देखिए, ट्रंप जो हैं वो जब से उनके पास प्रेसिडेंसी आई है और जिस तौर के उन्होंने इक़दामात लिए हैं, वो इशारा करते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी जो कंट्रोल्ड केओस है, यानी वो एक एक्सट्रीम पोजीशन क्रिएट करते हैं, फिर उससे ग्रेजुअली पीछे हटते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली ये किया गज़ा पे, उन्होंने तकरीबन यही पॉलिसी रखी हुई है टेरिफ्स पर, लेकिन इसकी वजह से एक ग्लोबल हलचल है। और ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिपरकशंस हैं गज़ा में जो सिचुएशन है उसकी। और हुतीज़ जो समझिए कि कमज़ोर तरीन विंग था रेजिस्टेंस का, वो सामने आया है क्योंकि उनका क्लाउड है ऑन सी लेन्स। और ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग जो है ये दो तरह से फैलेगी, जो दोनों इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक है ऑफ कोर्स ऑन द सी लेन्स, रेड सी पे, जहाँ जो ये एक्सचेंज ऑफ वायलेंस है या जो एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स है, ये हो सकता है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन ये सी ट्रैफिक को ज़रूर इम्पीड कर सकते हैं और वहाँ खदशा और ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है और लोग फिर उसको अवॉइड करेंगे या वहाँ चोकिंग होगी। और दूसरी अहम और जो इंतहाई ख़तरनाक बात है, जिस हवाले से भी ट्रंप जो है वो दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो ईरान से कहते हैं कि वो शायद न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने ही न्यूक्लियर टॉक्स अपने पिछले टर्म में सबोटाज की थी। लेकिन जो इस तौर के एक्शंस हैं और जो मैसेज पूरी दुनिया को मिला है यूक्रेन के बाद, गज़ा के बाद, वो ये है कि अपना बचाव खुद करो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो द डिज़ायर टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर बिकम्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। वो जुड़ गई है अपनी बका के साथ। और ऐसे मुबालिक जैसे कि ईरान है, जो इस वक्त समझिए एक जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है उससे बाहर है, उसके लिए तो फिर न्यूक्लियर पावर बनना ओनली वे फॉरवर्ड रह जाता है। और आप ये भी देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है जर्मन फॉर्मर चांसलर। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हालात ईरान के लिए बने हुए हैं, जितनी हम प्रेशर का देख रहे हैं कि प्रेशर का सामना ईरान को करना पड़ रहा है, इन हालात में वो कामयाबी से अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम लॉन्च कर लेंगे? आपको ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कल लॉन्च कर लेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अव्वल तो ईरान को डायरेक्टली अटैक करना अमेरिका के लिए भी मैं समझती हूँ मुश्किल है। ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास कोई डिफेंस स्ट्रैटेजी नहीं है। ईरान ने एक ये तरीक़ाकार रखा था कि वो डायरेक्ट वॉर को अपनी सरहद से दूर रखता था और उसने एक प्रॉक्सी वॉर्स का पूरा जाल बिछाया हुआ था, या प्रॉक्सी नेटवर्क्स का जाल मिडल ईस्ट में बिछाया हुआ था।
उसको ख़त्म करने में अमेरिका ज़रूर कामयाब हुआ है और इजराइल उसका फ्रंट लाइन प्लेयर था। तो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूटीज़ हो, चाहे वो सीरिया में सूरत हाल हो, उसको उन्होंने ज़रूर तबाह कर दिया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मसला मतलब ट्रांसलेशन ये नहीं है या इसकी मंशा ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल ही टुटलेस कंट्री है। ईरान गज़ा नहीं है, ईरान पैलेस्टाइन नहीं है, ईरान इराक़ नहीं है। और ईरान ने तमाम तर मसाइल के बावजूद अपनी एयरफोर्स और अपनी समझे स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ को ज़िंदा रखा है। और ये भी जहन में रखिए कि ईरान इस वक्त बहुत बड़ा रेसिपिएंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का जी, और ईरान को पुश्त पनाही हासिल है रशिया की। तो अगर ये सूरत हाल एस्केलेट होती है तो फिर हम एक ख़तरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शायद तीसरी आलमी जंग जो है वो खारिजुल इम्कान नहीं होती। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि जब भी दुनिया मल्टीपोलर हुई है तो फिर आलमी जंगें हुई हैं। ये पहली जंग अजीम से पहले भी मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, दूसरी जंग अजीम से पहले भी यही सूरत हाल थी। और ट्रम्प साहब ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर पे जाने से पहले आप समझते हैं कि बारहा सोचेंगे इस बारे में, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? उनका अभी तक हमने ये तरीका देखा है कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, वाटर्स टेस्ट करते हैं और अगर उनकी मर्जी का रिजल्ट्स नहीं आते तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि पैलेस्टाइन जो है, गजा स्ट्रिप जो है, उससे सारे पैलेस्टीनियंस निकल जाएं और वो उसको उन्होंने एक कमर्शियल प्लॉट के तौर पे देखा था। फिर उन्होंने कहा हमास निकल जाए, फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं कहा कि पैलेस्टीनियंस वहां से चले जाएं और इस वक्त तो हमास के साथ डायनेगोशिएशंस में हैं। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज अगेन टेस्टिंग वाटर्स, दिस इज अगेन इनिशिएटिंग ऑफ कंट्रोल्ड केओस, जिसको फिर वो बैक ऑफ करेंगे। वो एक हलचल मचाते हैं और फिर उसमें से कुछ हासिल कर पीछे हट जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, बड़ा इंटरेस्टिंग से पेश करी थी। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।